Yes everyone, it is in continuation with the numericals. ये हम लोग देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की सारे फॉर्मूले, इसको आज हम लोग यूज करने वाले हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। If 40% of the heat supplied at constant pressure to a gas is converted into external work, then what is the Cp for the gas? At constant pressure जो भी heat supply किया गया किसी गैस का, इसका 40% वर्क में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ऐसा है। तो हमें तो मालूम है कि in case of constant pressure at P is equal to constant, आपको याद होगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा डब्ल्यू। याद होगा तो बता सकते हैं, दो फॉर्मूले थे, प्रेशर इनटू V2 माइनस V1 और एक दूसरा फॉर्मूला था PV2 इज nRT2, PV1 इज nRT1। सो nR गोज कॉमन T2 माइनस T1, जिसको हम लोग प्यार से nRT कहते हैं। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट सप्लाइड? सर ये तो आप नहीं बताए थे। हीट सप्लाइड इज गिवन बाय NC डेल्टा T। एट कांस्टेंट प्रेशर C की जगह क्या लेना है, हमें Cp लेना है, नहीं? सो इट इज NCP डेल्टा T। ऐसा है, दिया क्या है क्वेश्चन में, 40% ऑफ द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर टू ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल वर्क। क्या दिया है डाटा में? डाटा में दिया है कि जो हम हीट सप्लाई किए उसका 40% वर्क हो गया, मतलब डेल्टा W by delta Q, delta W by delta Q is 40%, 40 out of 100। वैल्यू डाल देते हैं, you find it is coming out to be NR delta T and this is NCP delta T। हाँ बस, तो it is coming out to be 0.4। हमें Cp चाहिए था, बाकी सारा कुछ तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये n कैंसिल हो गया, डेल्टा t कैंसिल हो गया, Cp क्या है R by 0.4, तो हमें मिल गया Cp is R by 0.4, है ना? अगर हमें Cp को कैलोरी यूनिट में लिखना है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो R को भी उसमें लेंगे, नहीं? R को कैलोरी यूनिट में लेने से कितना होता है? 2। सो यू फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी 2 by 0.4, that is 4 by 10, 10 goes up, 20 by 4 is nothing but 5। यूनिट क्या है? कैलोरी पर मोल केल्विन। ये यूनिट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, अक्सर हम लोग सब कुछ कर लेते हैं लेकिन यूनिट भूल जाते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? मैं अगला क्वेश्चन में आ सकता हूं क्या? इज इट अंडरस्टूड? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Certain heat supplied to a sample of hydrogen at constant volume raises the temperature by 20 degree centigrade. If the same heat is supplied at constant pressure, what will be the rising temperature? देख लो भैया, at constant volume जो heat supply किया गया डेल्टा Q, फर्स्ट केस में क्या दिया है? डेल्टा Q is equal to NCV डेल्टा T और डेल्टा T का वैल्यू दिया हुआ है ये फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में डेल्टा T का वैल्यू कितना दिया है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड केस में उतना ही हीट देना है, टेम्परेचर कितना राइज करेगा? NCP डेल्टा T, है कि नहीं? अब ये डेल्टा T2 हमें पता करना है कि कितना होगा, यही पता करना है। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? ये दोनों तो बराबर है, जस्ट डिवाइड कर देंगे तो हम कहेंगे ये मिलेगा 1 इज इक्वल टू n कैंसिल हो गया, Cv बाय Cp दैट इनटू डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2, और हमें डेल्टा T2 चाहिए था। डेल्टा T2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, बाकी सब इधर आ गया, क्या हो गया? Cv बाय Cp इंटू डेल्टा T1। Cv बाई Cp क्या होता है? गामा होता है? नहीं, 1 बाई गामा होता है। Cp बाई Cv होता है गामा। और किसकी बात चल रहा है? बात चल रहा है हाइड्रोजन का, तो गामा क्या ले जाएंगे? 7/5। तो Cv बाई Cp का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/7। सो इट इज 5
बाय 7, डेल्टा T1 का वैल्यू तो हमें मालूम है 20, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 100 बाय 7 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द राइजिंग टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 100 बाय 7 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। What fraction of heat supplied to helium at constant pressure is utilized in doing external work? रेगुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा बुक में मिल जाएगा। What fraction of heat supplied to helium at constant pressure is utilized in doing external work? मतलब क्या पूछा है बताओ? पूछा है to find what fraction of the total heat supplied, डेल्टा Q हीट देने से अगर डेल्टा W वर्क हुआ, ये पूछा है। तो हम कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर आपको याद होना चाहिए सारा फॉर्मूला। डेल्टा W इज NR डेल्टा T, डेल्टा Q इज NCP डेल्टा T। तो ठीक है, रेशियो निकल गया। तो डेल्टा W बाय डेल्टा Q इज कमिंग आउट टू बी R बाय CP। हीलियम है, हीलियम के लिए मोनोएटॉमिक है। गामा फॉर हीलियम कितना होता है? 5/3 है ना, याद रखना पड़ेगा 5/3। तो अगर आप लोग स्मार्ट हो तो सीधे सीधे Cp का वैल्यू भी बता दोगे। Cp क्या होगा? व्हेन द डिफरेंस इज 2 व्हाट वी राइट? 5R/2। Cv कितना होगा? 3R/2। चलिए वैल्यू डाल देते हैं। सो इट इज कमिंग आउट टू बी R/5R/2। 2 गया ऊपर, 2/5 दैट इज 40%। सो हीलियम को जब भी हम कोई हीट देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका 40% हीट वर्क करने में काम में लगेगा। ठीक है, सारा जिनको फॉर्मूला वगैरह याद है वो फटाफट कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको समझने में डिफिकल्टी अगर हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूले, है कि नहीं? तो और क्या है? तो ये जो फॉर्मूला का टेबल आपको दिया गया था ना, इसको आपको रट्टा मारना है। रट्टा मार के सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी जाके कुछ हो पाए कौन सा केस में क्या होता है। ठीक है, और बार बार पढ़ के जो चीज अचीव किया जाता है, इसको किसी भी दूसरे तरीके से अचीव करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। द प्रेशर इन ए टायर इज 2 एटमॉस्फेरिक। क्या दिया? कोई एक टायर में प्रेशर कितना था? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ इट bursting of the tire is which thermodynamic process? Sudden expansion, adiabatic. Any sudden expansion, sudden contraction is adiabatic process. It is adiabatic process. अच्छा, तो आप कहोगे फाइनली जब वो बर्स्ट कर गया, टायर के अंदर जो गैस था 2 एटमॉस्फेयर में, वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया, तो फाइनल प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूछा है उसके अंदर से जो गैस बाहर निकलेगा, जो एयर बाहर निकलेगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा? ओहो, क्या प्रेशर टेम्परेचर में कोई रिलेशन मालूम है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस में PV में रिलेशन था PV टू द पावर गामा, P और V में रिलेशन था PV टू द पावर गामा, जबकि हमारा थर्मोडायनामिक इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था टेम्परेचर के लिए? T टू द पावर गामा इंटू P टू द पावर 1 माइनस गामा इज ए कांस्टेंट, है कि नहीं? T टू द पावर गामा एंड P टू द पावर 1 माइनस गामा इज ए कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे इसमें? हम कहेंगे T टू द पावर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस देखो, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, जिनको फॉर्मूला मालूम होगा फटाफट कर लेंगे। T टू द पावर गामा P टू द पावर 1 माइनस गामा इज ए कांस्टेंट। और टू योर सरप्राइज आई विल टेल यू इट इज ए JEE एडवांस क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, काम निकल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला कहां से आया? PV इक्वल टू nRT से। ये जो PV इक्वल टू nRT में T क्या है? सेल्सियस स्केल में है कि एब्सोल्यूट स्केल में है? एब्सोल्यूट स्केल में है, समझ में आया? सेल्सियस स्केल में नहीं है, ये एब्सोल्यूट स्केल में है। इसका मतलब हमें ये सारे को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो T1 इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसको केल्विन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन।
हाँ, मतलब T1 इज 300 केल्विन, T2 आपको पता करना है। रिलेशन आपके सामने रखा है, T टू द पावर गामा। तो हम उसको ऐसे करते हैं, चलिए करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रिलेशन को लेके कैसे लिखेंगे, लिखेंगे T2 टू द पावर गामा इंटू P टू द पावर 1 माइनस गामा P2 बाय T1 टू द पावर गामा इंटू P1 टू द पावर 1 माइनस गामा। ये जो कांस्टेंट है ये भी वही कांस्टेंट, ये रेशियो क्या हो जाएगा 1। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, तो रेशियो हो गया 1। अच्छा, हमें क्या निकालना था, T2 निकालना था, बाकी सब उधर ले लो। सो मिलेगा ये T2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P1 बाय P2 टू द पावर 1 माइनस गामा, और T1 मल्टीप्लाई हो गया टू द पावर गामा। हमें तो T2 चाहिए। सोचो, थोड़ा सा मैथमेटिकल जगलरी है, आप कर लोगे इसको। थोड़ा सा मैथमेटिकल जगलरी है। दिया है कि टायर के अंदर एयर था, एंड यू नो एयर मोस्टली कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर डायटोमिक। तो एयर इज टू बी ट्रीटेड एज डायटोमिक, मतलब गामा फॉर एयर आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे हमें लिख लेना चाहिए कि गामा फॉर एयर क्या होता है। गामा फॉर एयर होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गया इधर, तो ये बन गया इधर। तो हमें T2 निकालना था, आप T2 निकाल सकते हो, T2 निकाल सकते हो। T2 इज इक्वल टू ये अंडर क्या है 1 बाई गामा कर लेते हैं दोनों तरफ पावर। लेट अस मेक द पावर 1 बाई गामा बोथ दी साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा P1 बाय P2 इंटू टू द पावर 1 माइनस गामा बाय गामा, और ये क्या हो जाएगा T1, ठीक है। T1 हमें मालूम है, गामा हमें मालूम है। गामा फॉर एयर, ये एयर के लिए गामा कितना होता है 7/5। हियर क्या कहेंगे, गामा फॉर एयर इज 7/5। डाटा नहीं दिया रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। गामा फॉर एयर इज 7/5। गामा फॉर एयर अगर 7/5 हो गया, चलिए वैल्यू डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। तो इट इज कमिंग आउट टू बी, देखो थोड़ा इजी करने के लिए ये 1 माइनस गामा एक नेगेटिव आएगा। 1 माइनस 7/5 इज माइनस 2/5, और नीचे 7/5, तो क्या हो गया ये P1 बाई P2 टू द पावर माइनस 2/5 बाय 7/5 इज माइनस 2/7 इंटू T1। उसको उल्टा कर दो, P2 बाई P1 कर दो। P2 बाई P1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/7 हो गया ना, क्या मिल जाएगा ये, इट इज P2 बाय P1 टू द पावर 2/7 होल इंटू T1। ये हो गया T2। P2 कितना था, P2 इज 1 एटमॉस्फेरिक, P1 इज 2 एटमॉस्फेरिक, है कि नहीं। सो इट इज 1/2 टू द पावर 2/7 इंटू T1। T1 इज 300। तो ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। और जो ऑप्शन दिया था उसमें भी ऐसे ही दिया था, टू द पावर 2/7 करके, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि फाइनल जो आपका टेम्परेचर होगा आउटकमिंग एयर, जो एयर निकल के आएगा उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2/7 इंटू 300। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जरूरत भी मत करना, ठीक है। तो ये ऐसे ही दिया था ऑप्शन में, तो आपको टिक लगाना था। इज इट अंडरस्टूड? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या? यस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। फाइंड द आर्गन इन सडन कंप्रेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ आर्गन फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला तो दिया है कि आर्गन, पहले हमें जरूरत पड़ेगा गामा फॉर आर्गन कितना होता है। कैन एनीवन टेल मी ऑनलाइन कितना होगा गामा फॉर आर्गन? आर्गन मोनोएटॉमिक है कि डायएटॉमिक है? हीलियम, नियन, आर्गन ये सब तो मोनोएटॉमिक है, तो कितना हो जाएगा गामा फॉर आर्गन? 5/3। अच्छा, N is 4 moles of gas. सडन
सडन कंप्रेशन मीन्स ये कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है? सडन कंप्रेशन मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस। एनी सडन प्रोसेस इज एडियाबैटिक, ये आपको मालूम होना चाहिए। एनी सडन प्रोसेस इज एडियाबैटिक। T1 कितना दिया है? T1 दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 कितना दिया है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा है क्या होगा वार्डन? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मुझे निकालना है, क्या बताओ? डेल्टा टी चाहिए। क्या आप मुझे डेल्टा टी बता सकते हो? हाँ, 5 सेंटीग्रेड होगा कि केल्विन होगा? डेल्टा टी विल बी 5 सेंटीग्रेड और 5 केल्विन। अरे कुछ भी लिखो चलता है, क्योंकि तो डिफरेंस है ना। सो इट इज 5 केल्विन में लिख देता हूं। पूछा है व्हाट इज द वार्डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस? किसको कहते हैं भैया? एडियाबैटिक प्रोसेस तो उसको कहते हैं जो कोई ना हीट लेता है ना कोई हीट देता है। देयर इज नो हीट ट्रांजैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। डेल्टा क्यू इज 0, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाता है? माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब एन सीवी डेल्टा टी। डाल दीजिए वैल्यू। एन का वैल्यू आया 4, सीवी ये कौन सा है? मोनोएटॉमिक है। गामा कितना है? 5/3। कोई सीवी का वैल्यू डायरेक्टली बताएगा? गामा अगर 5/3 है, सीपी क्या होता है? 5r/2। सीवी क्या होता है? 3r/2। यस, तो अगर गामा ये है तो हमें मालूम है कि हियर सीवी इज 3r/2। कैसे निकला? सीवी इज इक्वल टू r/γ-1। फॉर्मूला लगाओ तो r/γ-1 लगाएंगे तो 3r/2 आएगा। 4 सीवी हो गया 3r/2। डेल्टा टी हो गया 5। अब r तो है कैलोरी में देखेंगे तो 2 कैलोरी। 2 कैंसिल हो गया। 12 into 5 इज -60 कैलोरी, क्योंकि वार्डन है। व्हाट डज द माइनस साइन इंडिकेट? माइनस साइन क्या कर रहा है? सडन कंप्रेशन। कंप्रेशन हुआ था, इट वाज ए सडन कंप्रेशन, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कंप्रेशन। ये कंप्रेशन हुआ है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं आपको? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। Yes. When a gas was suddenly compressed, it was found that the pressure varies the cube of its absolute temperature. Find Cp for the gas. थोड़ा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस फंडामेंटल है। दिया है कोई गैस को सडनली कंप्रेस कर दिया गया। सडन कंप्रेशन मतलब कौन सा प्रोसेस लिया गया? इज एडियाबैटिक प्रोसेस। आप जानते हो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। सडन कंप्रेशन मींस एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, इट वाज फाउंड कि एडियाबैटिक प्रोसेस में दिया है कि द प्रेशर वाज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नहीं? अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस आप जानते हो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? इन एडियाबैटिक प्रोसेस अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग कि जो आपका प्रेशर है और टेम्परेचर है वो रिलेशन कैसे था? T to the power गामा P to the power 1 minus गामा इज ए कांस्टेंट। मतलब ये हुआ P इज प्रोपोर्शनल टू, P को इधर ले आओ, P को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा P to the power 1 minus गामा इज प्रोपोर्शनल टू 1 by T to the power गामा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि P इज, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, माइनस गामा हो जाएगा। P टू द पावर 1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर माइनस गामा। दोनों तरफ माइनस ले लो तो आ जाएगा P टू द पावर गामा माइनस 1 इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर गामा, और P इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर गामा बाय गामा माइनस 1। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आ रहा है? देखो मैं कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, बिना दिमाग से खाली लिखा हूं सारा चीज। ठीक है, हमें मिल गया कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस
फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा जो P है दैट इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर गामा बाई गामा माइनस 1। ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो थोड़ा सा इसको और कंप्रेस कर देते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर्ली बना पाए। ये है, यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है कि P इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर Q। कंपेयर करो, एडियाबेटिक प्रोसेस है P इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर गामा बाई गामा माइनस 1, और यहां पर दिया गया है P इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा बताओ? ये गामा बाई गामा माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 3। देयरफॉर गामा बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्या ये चीजें समझ में आया? पूछा है व्हाट इज Cp फॉर द गैस। Cp इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? गामा R बाय गामा माइनस 1, है ना? गामा R बाय गामा माइनस 1, गामा R बाय गामा माइनस 1 क्या होता है? गामा बाय गामा माइनस 1 होता है 3, और R का वैल्यू होता है 2, सो इट इज कमिंग 6 कैलोरी पर मोल केल्विन। भूलना मत यूनिट्स को। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सच ए सिंपल क्वेश्चन। आपको Cp निकालना था, आप निकाल दिए। Cp is coming out to be 6 कैलोरी पर मोल केल्विन। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? रवजीत, स्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ओके। इफ ये क्वेश्चन तो आप लोग पक्का कर लोगे, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे ये क्वेश्चन को करें और बताएं। If W1, W2 and W3 are the work done in expanding a gas from volume V to 2V in isothermal process, isobaric process and adiabatic process, then arrange them in ascending order। W1, W2, W3 को ascending order में रखो, ऐसे बोला है। क्या कोई गैस को वॉल्यूम V से वॉल्यूम 2V में कंप्रेस किया गया। कैसे कैसे किया गया? आइसोथर्मली, आइसोबारिकली एंड एडियाबेटिकली। और देखा गया कि जो वर्क हो रहा है W1, W2, W3 है, इनमें से सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखना है। यू हैव टू रिकॉल देयर फॉर्मूले। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन होता था PV2 माइनस V1, एडियाबेटिक में होता था P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1, आइसोथर्मल में होता था nRT ln V2 बाई V1। तो टेम्परेचर वेम्परेचर मालूम नहीं है, प्रेशर वगैरह मालूम नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर। लेट अस डू अदरवाइज। Let us make use of PV diagram and understand. Suppose हम कहेंगे कि यहाँ पे ये PV diagram ऐसा दिख रहा है। Suppose let me draw the PV diagram for the processes. कोई गैस को हम वॉल्यूम V से एक्सपांड करके वॉल्यूम 2V तक ले आए, वॉल्यूम 2V तक ले आए, कांस्टेंट प्रेशर में करेंगे। सपोज ये था इनिशियल स्टेटस, कांस्टेंट प्रेशर में करेंगे तो डायग्राम कैसे होगा? ये कांस्टेंट प्रेशर में होगा। आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली करेंगे तो कर्व बनते हैं ऐसे और ऐसे। क्या आप गेस करके बता सकते हो कि ये V से जब 2V को एक्सपांड किया गया PV डायग्राम में, कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? पहला वाला तो है P इज कांस्टेंट, समझ में आ गया। दूसरे वाला, तीसरे वाले में से एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबेटिक है। कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है? Which curve is more steeper in PV diagram? एडियाबेटिक कर्व, है ना। सेम वॉल्यूम चेंज पे ज्यादा चेंज इन प्रेशर होता है, स्लोप उसका ज्यादा है। स्लोप अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे ये इसमें से एडियाबेटिक कौन सा होगा एक्सपांशन में? आइसोथर्मल वाला कि एडियाबेटिक, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऑब्वियसली नीचे वाला। नीचे वाला का स्टीफनेस ज्यादा है ना। नीचे वाला का स्टीफनेस अगर ज्यादा है तो चलो उसको लिखते हैं। तो ये हो गया T इज इक्वल टू कांस्टेंट और ये हो गया डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। तीनों केस में वार्क दिया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वार्क हुआ W1, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वार्क हुआ है वो W1 है। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वार्क हुआ है वो W2 है। इस प्रोसेस में जो वार्क हुआ है वो W2 हुआ है। इस प्रोसेस में जो वार्क हुआ है वो W3 हुआ है। नाउ लुक एट द PV डायग्राम। सबसे ज्यादा कौन सा वार्क हुआ? एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द वर्क डन। कौन से कर्व के नीचे सबसे ज्यादा एरिया है? आइसोबारिक, सो W2 इज मैक्सिमम। उसके बाद कौन सा आएगा? W1 नहीं, सबसे कम वर्क कौन से केस में हुआ है? थर्ड वाले W3, बिकॉज एरिया अंडर द डायग्राम।
ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, हियर एरिया अंडर डायग्राम रिप्रेजेंट्स वर्क डन। ठीक है, एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स वर्क डन। क्लियरली यू सी W ऊपर वाला कौन सा है, W2 सबसे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ये W1 से ज्यादा है, फिर वो W2 से W3 से ज्यादा है। क्या समझ में आया? हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में तो आ रहा है इसमें से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। In a conducting cylinder, 4 moles of hydrogen at a temperature 27 degrees centigrade was slowly compressed till its pressure is doubled. Find the work done in joules. पूछा है work done बताओ, वो भी joules में बताओ। कोई conducting cylinder है, conducting cylinder में कोई गैस को slowly compress करते हैं, कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। ये याद रखना है, they will not tell कि it was done at constant temperature। आइसोथर्मल कौन सा टेम्परेचर में, 27 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो स्लो कंप्रेशन इन कंडक्टिंग सिलेंडर कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ मालूम है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रहे हम डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ भी यूज नहीं करते हैं, तुरंत कन्वर्ट करो इसको। इट इज कमिंग आउट टू बी 27 प्लस 273 इज 300 केल्विन। अच्छा, the gas was slowly compressed till its pressure is doubled, मतलब P2 is twice of P1, the final pressure is double of initial pressure, P2 is double of P1। ठीक है ना, पूछा है बड़ी तो वार्डन क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में वार्डन का फॉर्मूला याद है, क्या था, nRT ln P1 by P2। हम लोग ये सारा फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं क्लास में, आपको याद होना चाहिए। देखो ये था ना, वार्डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस in terms of volume it is nRT ln V2 by V1, in terms of pressure it is nRT ln P1 by P2। ठीक है, अगर ये बात है तो हमें मिल गया, तो कौन आ गया ये बीच में, वैल्यू डाला जाए, P2 is twice of P1 तो 1/2 हो गया, ये N हो गया 4 moles of gas, R को R ही रहने दो या फिर वैल्यू डाल सकते हैं। अगर R को हम 2 ले लेते हैं तो हमारा आंसर कौन सा यूनिट में आएगा, कैलोरी में आएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वार्डन इन जूल्स, बाद में उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। T कितना दिया है 300, ये ln 1/2 आपको मालूम होना चाहिए कुछ वैल्यूज। ln 2 का वैल्यू होता है 0.693 और 0.7, ये आपको याद रखना है। ln 2 का वैल्यू होता है 0.7, तो ln 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -0.7। सो ln 1/2 इज सेम एज ln 2 to the power -1, तो माइनस साइन इधर आ जाता है, अरे मालूम है कि नहीं, ln 1/a इज इक्वल टू माइनस ln a, क्योंकि ये हो जाता है a to the power -1, माइनस साइन इधर आ जाता है। अच्छा, तो अगर ये बात है तो इसमें आपको मिलेगा ln 1/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी -0.7। चलो वैल्यू डालो, -0.7, ये कितना हो गया, 6 into 3 is 1800, सॉरी 8 into 3 is 2400 into -0.7, और क्या होगा यूनिट, क्योंकि R को हम लोग 2 लिए हैं, आएगा कैलोरी में। वैल्यू कितना आ गया भाई, ये
16800 कैलोरी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज वार्डन इन जूल्स, जूल में पूछा है। हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा वर्क होता है, ऑल द हीट सप्लाई टू द गैस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, सो दिस मच कैलोरी। जूल करना है तो क्या करना पड़ेगा, जूल करने के लिए व्हाट टू डू, कैलोरी को जूल कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 4.2, है ना। तो इसमें अगर हम 4.2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा इन जूल्स। ये देखना अक्सर बच्चे भूल कर लेते हैं, जबकि कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया हूं क्या, अच्छा एक जीरो कम हो जाएगा, 1 0 इज गन, ठीक है। मैं वही चेक कर रहा था, तुम लोग देख के बोलते हो कि नहीं बोलते हो। अच्छा तो जूल में करेंगे तो क्या करेंगे, -1680 इंटू 4.2 जूल्स। व्हाट डज दिस माइनस साइन सेज, द गैस वाज कंप्रेस्ड, इसलिए माइनस आ रहा है, समझ में आया, गैस वाज कंप्रेस्ड इसलिए ये माइनस साइन इसमें आ रहा है, ठीक है। देख लो, समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है, द पीटी डायग्राम ऑफ 3 moles ऑफ हीलियम इज शोन इन फिगर, फाइंड डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ T0 given that T0 is absolute temperature। कोई एक गैस का पीटी डायग्राम दिया गया है, ये पीवी डायग्राम नहीं है, पी वर्सेस टी डायग्राम है। क्या आप ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ये कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, देखो तो प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे, एज P is constant, process is isobaric, ये समझ में आया, प्रोसेस इज आइसोबारिक, ठीक है। पूछा है वार्डन, वार्डन निकालना है, कैसे निकालेंगे वार्डन, वार्डन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, इट इज नथिंग बट NR डेल्टा T, सब कुछ तो दिया गया है, N इज गिवन 3, R का वैल्यू आप 2 ले लो और डेल्टा T का वैल्यू हो गया 4T0 माइनस T0, इट इज कमिंग आउट टू बी 3T0, 3T0 इंटू 3 इज 9T0 इंटू 2 इज 18T0। अब चाहो तो इन टर्म्स ऑफ R भी रख सकते हो, लेट अस कीप इट इन टर्म्स ऑफ R ताकि आंसर थोड़ा सुंदर लगेगा, क्योंकि ज्यादा डाटा तो दिया नहीं है इसमें। लेट अस कीप दिस एज R, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3 इंटू 3T0, इट इज 9RT0 is the warden, warden in the process is 9RT0। अगर कोई पूछेगा कि बताओ जूल में, तो R को जूल में डालेंगे, कैलोरी में तो कैलोरी में डालेंगे, R का वैल्यू 2 डाल देंगे। वार्डन निकल गया। डेल्टा यू, डेल्टा यू निकालने का कोई तरीका आपके पास है क्या, यस, कोई भी प्रोसेस में डेल्टा यू का तो वही एक ही फॉर्मूला है। कौन से गैस है, हीलियम है, व्हाट इज हीलियम का CV, CV फॉर हीलियम, CV फॉर हीलियम क्या होता है, हाँ तो CV इज, हम जानते हैं कि गामा फॉर हीलियम होता है 5/3, और इसको देख के यू स्मार्ट पीपल कैन इमीडिएटली से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV, CV विल बी 3R/2, है ना। तो डालते हैं वैल्यू इसका, तो यहाँ पे डाले तो मिलेगा आपको N के जगह 3, CV के जगह 3R/2, डेल्टा T के जगह 3T0, सिंप्लीफाई करो तो कितना हो गया 9RT0/2 इज कमिंग 27, सॉरी इज कमिंग 27RT0/2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज दिस, है ना। पूछा है डेल्टा क्यू, ये तो हर कोई बता देगा, कैसे निकालते हैं डेल्टा क्यू, यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नहीं, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बन गया हमारा काम, इतने में तो हो गया हमारा काम, इतने में हमारा काम बन गया, यस। तो कहेंगे यहाँ पे पूछा है डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। 27RT0/2, 9RT0/2 इज कितना आ रहा है ये 45,
55 कैसे आएगा? 18 प्लस 27 इज 45 RT0/2 इन टर्म्स ऑफ T0 यू गॉट एवरीथिंग। क्या सबको समझ में आया? अच्छा, अगर आपको पूछा गया होता व्हाट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस, क्या करते? मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस क्या करते आप? इसका मोलार स्पेसिफिक हीट कैसे निकलता है भाई? मोलार स्पेसिफिक हीट इज, अरे ये तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना, सीपी, दैट्स ऑल। सीपी तो ऐसे ही मालूम, ये सब बिना कुछ पता रहे भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम का सीपी हमें मालूम है कितना होता है, 5r/2। हर जगह सी निकालने के लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो मोलार स्पेसिफिक हीट भी हम निकाल सकते हैं। फॉर दिस प्रोसेस व्हाट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट? ओह, इट्स ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, सो मोलार स्पेसिफिक हीट मस्ट बी इक्वल टू सीपी। ठीक है, चलिए सी दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन ए रिजिड इंसुलेटेड बॉक्स, ध्यान से हर वर्डिंग को देखना, रिजिड है मतलब वॉल्यूम कैन नॉट चेंज, इंसुलेटेड है मतलब हीट बाहर नहीं भाग सकता। ठीक है, रिजिड इंसुलेटेड बॉक्स, there is 5 moles of hydrogen at temperature 30 degree centigrade, and in another box there is 3 moles of helium at 50 degree centigrade. If they are brought to thermal contact, what will be the final temperature? Brought to thermal contact मतलब सोचो कि आपके पास ऐसा है कि एक कंटेनर है जिसमें कुछ हाइड्रोजन है और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें कुछ हीलियम है। कितना वॉल्यूम का मालूम नहीं, लेकिन मोल्स दिया हुआ है। अब ये रिजिड वाल है, हीट बाहर नहीं भाग सकता, इससे भी बाहर नहीं भाग सकता। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ले आता हूँ थर्मल कांटेक्ट में। मतलब मान लो कि ऐसा ही कोई कपर बार घुसेड़ दिया और बता दे दिया कि यहाँ पर ये इंसुलेटेड है, मतलब हीट इधर से भाग नहीं सकता। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में तो हीट फ्लो करने लगेगा। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दे विल बी एट कॉमन टेम्परेचर। पूछा है व्हाट विल बी द कॉमन टेम्परेचर, इनमें से कोई एक हीट लेगा, कोई एक हीट देगा। क्या दिया है? 5 moles ऑफ हाइड्रोजन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या रखा है 5 moles ऑफ हाइड्रोजन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे रखा है 3 moles ऑफ हीलियम। कितने में रखा है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब ऑब्वियस है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करने लगेगा। जब हीट फ्लो करने लगेगा, देयर इज ए हीट ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू सिस्टम्स। बट क्या यहाँ पे कोई वार्प हो सकता है? कैन इट एक्सपांड? नो, रिजिड है। एज इट इज रिजिड, ध्यान से देखना, ये रिजिड है। रिजिड है मतलब ये एक्सपांड नहीं कर सकता, मतलब जो भी हीट दे रहे हो दैट कैन नॉट डू एनी वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था? If a system is capable of doing work, then any heat supplied to it is partly utilized in raising the internal energy and rest is utilized in doing external work. यहाँ पर तो एक्सटर्नल होने से रहा, ये एक्सटर्नल वर्क नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। मतलब दोनों में क्या चेंज होगा? ओनली इंटरनल एनर्जी। एंड यू नो एनर्जी इज अगेन कंजर्व, मतलब इसका जितना एनर्जी घट जाएगा, इसका इतना एनर्जी बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये चीज समझ में आया? ये पूरा चीज अगर समझ में आया तो उसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे, ढंग से लिखेंगे। चलो क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, क्या लिखेंगे? एज द कंटेनर्स आर रिजिड, देयर cannot be any change in volume। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सो नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। ठीक है, नो वर्क इज डन। तो एज हीट फ्लोज कहां से कहां में फ्लो करेगा? हीलियम से हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन से हीलियम में? किसमें फ्लो करेगा? ये जो हाई टेम्परेचर है उसमें से लो टेम्परेचर में फ्लो करेगा, है कि नहीं? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करेगा, तो हाई टेम्परेचर में कौन था? हीलियम। एज हीट फ्लोज फ्रॉम हीलियम टू
hydrogen, they undergo change in internal energy। ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा। लेट फाइनल कॉमन टेम्परेचर पूछा है कितना है, इज इक्वल टू टी। इसका मतलब टी मस्ट बी मोर देन 30 एंड लेस देन 50। कोई 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 30 में था, इसका हीट इसमें फ्लो करेगा, ये ठंडा होगा, ये गर्म होगा, मतलब जो टेम्परेचर फाइनली होगा दैट विल बी टी। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप क्या कहोगे? लॉस इन इंटरनल एनर्जी of helium must be equal to gain in internal energy of hydrogen, है ना? जितना इंटरनल एनर्जी हीलियम का लॉस होगा उतना ही हाइड्रोजन का गेन होगा। तो हाइड्रोजन का कितना गेन होगा, लॉस कितना होगा? हम जानते हैं कि गेन इन इंटरनल एनर्जी रिटन एज NCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 30, ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड कहता हूं, इट इज T माइनस 30। क्या समझ में आ रहा है? नहीं, NCV T2 माइनस T1। और यहां पर लॉस इन इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? NCV लॉस है, गेन होने से T2 माइनस T1 होता है, लॉस होने से क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2। So T1 माइनस T2, T1 माइनस मतलब T1 था 50 माइनस T, और ये किसके लिए था? फॉर हीलियम, ये फॉर हीलियम, ये फॉर हाइड्रोजन, ये फॉर हाइड्रोजन। क्या क्या सबका वैल्यू मालूम है आपको? N फॉर हीलियम, कितनी मोल्स ऑफ हीलियम था यहाँ पे? इट वाज 3 मोल्स ऑफ हीलियम। और कितनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? 5 मोल्स। अच्छा, सो 3 मोल्स ऑफ हीलियम, 50 माइनस T। CV फॉर हीलियम, क्या आप लोगों को याद है CV फॉर हीलियम कितना होता है? हीलियम इज मोनोएटॉमिक, गामा होता है 5/3। जैसे पता चला कि गामा होता है 5/3, तो CV क्या हो जाएगा? 3R/2। CV हो जाएगा 3R/2। CV हो गया 3R/2, तो फिर वैल्यू डाल देते हैं, ये हो गया CV 3R/2। 3 इंटू 3R/2 इंटू 50 माइनस T इज इक्वल टू, हीलियम के लिए था, हाइड्रोजन के लिए था 5 मोल्स। CV फॉर हाइड्रोजन, गामा कितना होता है? 7/5, तो CV कितना हो जाएगा? CV कितना हो जाएगा? CV विल बी 7/5, तो 5R/2 इंटू T माइनस 30। क्या आप इसको सॉल्व करके T निकाल सकते हो? देखो तो R तो दोनों तरफ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, R/2 को भगा दो दोनों तरफ से, T निकालना है। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T आउट ऑफ इट? द कॉमन टेम्परेचर। क्या आ रहा है कॉमन टेम्परेचर बताइए? व्हाट इज द कॉमन टेम्परेचर कमिंग आउट ऑफ इट? हाँ, कितना आया? T का वैल्यू ये हो गया 9 इंटू 50 इज 450। दिस इज 450 माइनस 90, इट इज 450 माइनस 90 इज इक्वल टू, ये हो गया 25 T माइनस 750। तो ये कितना हो गया? 90 25 T हो गया 34 T हो गया, 750 मिल गया। 34 T इज इक्वल टू 750 प्लस 450। और आगे की कैलकुलेशन तो हर कोई कर सकता है, मैं क्यों करूं, ठीक है ना? तो इसमें से मिल गया T कितना? T इज फॉर्म। बताओ T का क्या आंसर आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड के एब्सोल्यूट स्केल में हम लोग सेंटीग्रेड में लिए थे, इसलिए इसको इससे माइनस किए थे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो दिस विल बी समथिंग इन डिग्री सेंटीग्रेड।
ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया है? हाँ, समझ में आ जाता है, कितना मस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन। इन द फिगर शोन ऑल वॉल्स आर थर्मली कंडक्टिंग, सारे के सारे थर्मल कंडक्टिंग है। इफ द मूवेबल पिस्टन, ये बीच का जो पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन मूवेबल है, मतलब इसके अंदर मूव कर सकता है। इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन ए बी, अच्छा ये ए में था, ये बी में था, छोड़ दिए तो मूव किया। फाइंड चेंज इन वॉल्यूम ऑन आइदर साइड एट स्टेडी स्टेट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दिया है कि एक थर्मली कंडक्टिंग वॉल से, थर्मली कंडक्टिंग वॉल से मतलब, थर्मली कंडक्टिंग वॉल से मतलब क्या कहेंगे, हीट अंदर बाहर हो सकता है। अब इनिशियली इसका प्रेशर ज्यादा है 8 P0, इसका 4 P0, अगर पिस्टन को छोड़ देंगे तो मूव करेगा, किधर जाएगा वो, हायर से लो प्रेशर की तरफ पुश करेगा। दिस इज पुशिंग विद ए फोर्स 8 P0 इनटू एरिया, दिस इज पुशिंग विद ए फोर्स 4 P0 इनटू एरिया, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये इधर आने लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, क्या दिए हैं, ये हाई प्रेशर में है, ये लो प्रेशर में है, ऑब्वियसली द पिस्टन विल मूव, पिस्टन विल बी पुश्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर साइड टुवर्ड्स द लो प्रेशर साइड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हेलो क्या पूछा है, क्या निकालना है, अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, चेंज इन वॉल्यूम किसका होगा, आइदर साइड का होगा। क्यों होगा, क्योंकि पिस्टन मूव कर जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा कि इसका वॉल्यूम ज्यादा घटेगा, ऑब्वियस है, नहीं पूछा है कितना बढ़ेगा घटेगा, और इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम घट गया, तो कितना बढ़ेगा या घटेगा। चलो ये सोच के चलते हैं कि ये जो पिस्टन है, चलो मानते हैं कि इस पोजीशन पे आ गया, अल्टीमेटली इट कम्स हियर। ठीक है, शुरू में ये थर्मल कंडक्टिंग है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो था बाहर का, अंदर का भी टेम्परेचर वही था, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो हीट लेन देन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हर जगह टेम्परेचर बराबर था, सेम एज द सराउंडिंग टेम्परेचर। बाद में जब ये पिस्टन आके रुक गया है यहाँ पे, बाद में पिस्टन आके यहाँ पे रुक गया, तब भी अंदर का और बाहर का टेम्परेचर बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर हियर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर हियर। इनिशियली क्या टेम्परेचर था, सराउंडिंग टेम्परेचर, फाइनली सराउंडिंग टेम्परेचर। इसमें इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ हुआ क्या, नहीं, इनिशियल टेम्परेचर जितना था फाइनल टेम्परेचर उतना ही है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं। अच्छा, ये बात है, तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सपोज हम कहेंगे ये साइड को साइड 1 कहेंगे और ये साइड को साइड 2 कहेंगे। ठीक है, लेट पिस्टन मूव्स एंड changes volume on either side by डेल्टा भी। चलो ये मानते हैं कि वॉल्यूम बदल जाता है, दोनों तरफ का डेल्टा भी बदल जाता है। ऑन आइदर साइड आपको क्या मिलेगा, ऑन आइदर साइड फाइनल टेम्परेचर इज सेम एज इनिशियल टेम्परेचर, एज walls are conducting, the initial and final temperature, initial and final temperature of either side is same as सराउंडिंग टेम्परेचर। ये हमें समझ में आया, सेम एज दैट ऑफ द सराउंडिंग। चलिए अब थोड़ा ये क्वेश्चन को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। हमारे पास ये था पिस्टन और ये सिलेंडर था, सिलेंडर में पिस्टन मूव कर गया, और अब क्या हुआ, पिस्टन कुछ यहां तक आ गया। सपोज पहले वो यहां पे था, अब ये मूव करके ऐसे आ गया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डेल्टा भी, एज पर आवर असम्पशन। इधर था 8V0, नहीं तो अब इधर कितना हो गया होगा, इट मस्ट बी 8V0 माइनस डेल्टा भी, है कि नहीं। और इधर को क्या वॉल्यूम था,
2v0, तो इधर का वॉल्यूम क्या हो गया होगा 2v0 प्लस डेल्टा v, 2v0 प्लस डेल्टा v, ये हो जाएगा इधर का फाइनल वॉल्यूम। ओहो, ये इधर का फाइनल वॉल्यूम है और ये इधर का फाइनल वॉल्यूम है। अच्छा, फाइनली अगर आपको पूछेंगे कि किधर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ये जो पिस्टन है मूव कर रहा है, मूवेबल है, तो रुक गया है, मतलब किधर प्रेशर ज्यादा है, लेफ्ट में ज्यादा है कि राइट में ज्यादा है, सेम। सो फाइनल प्रेशर इधर भी होगा P डैश, इधर भी होगा P डैश, तो इधर भी होगा P डैश, है कि नहीं। तो क्या देखें, ओवरऑल प्रोसेस, और इसे लिखेंगे फाइनली प्रेशर ऑन इधर साइड मस्ट बी सेम, ठीक है। और क्या देख लिया हम, फाइनली दोनों साइड का प्रेशर बराबर है, और ये देख लिए कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर भी बराबर है। तो इसे में क्या कहेंगे, हम कहेंगे तो फॉर ये साइड ए ले लेते हैं, ये साइड ए, ये साइड बी। फॉर साइड ए हम कहेंगे P1 V1 मस्ट इक्वल टू P2 V2। P1 V1 क्या है, P1 इनिशियल प्रेशर कितना था भैया, इनिशियल प्रेशर था इसमें 4P0, इट वाज 4P0। वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम वाज 8V0, इट वाज 8V0। P2 फाइनल प्रेशर मालूम नहीं है कितना, से इट इज P डैश, फाइनल वॉल्यूम इट इज 8V0 माइनस डेल्टा V, यही तो डेल्टा V हमें पता करना है। क्या हमें ये चीज समझ में आ गया, फाइनल प्रेशर इज P डैश, फाइनली दोनों तरफ बराबर प्रेशर रहेगा, दोनों तरफ अगर बराबर प्रेशर रहेगा तो P1 V1 मस्ट इक्वल टू P2 V2। ये कब होता है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हम देख रहे हैं कि इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बराबर है, तो इससे पता चला 4P0 प्लस 8V0, 4P0 इंटू 8V0 मस्ट बी इक्वल टू P डैश इंटू 8V0 माइनस डेल्टा V। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। फॉर साइड B क्या बता सकते हो, साइड B में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करेंगे तो इनिशियल प्रेशर कितना था साइड B में, इनिशियल प्रेशर वाज 8P0, वॉल्यूम 2V0, so it was 8P0 into 2V0। क्या मुझे कोई बताएगा फाइनल प्रेशर क्या है साइड B में, साइड B में फाइनल प्रेशर क्या है, दोनों तरफ बराबर है, अगर इधर P डैश है तो इधर भी P डैश ही है, नहीं तो इसको लिखेंगे हम लोग P डैश। और वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम साइड B में 2V0 प्लस डेल्टा V। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ये सब चीजें हमें तो मिला, लेकिन हमें जो मिलना था, जो ढूंढ रहे थे, वो तो अभी तक नहीं मिला। क्या ढूंढ रहे थे, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑन आइदर साइड, ऐसे करके पूछा था। हमें पता करना है व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑन आइदर साइड, ये हमें पता करना है, ठीक है। ठीक, तो ये इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, देखो क्या मिल रहा है। अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, क्या मिलेगा देखो तो, इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये, डिवाइड करो, P0 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 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आया 32/16, क्या समझ में आ रहा है। और इधर को डिवाइड करो, P डैश कट गए, क्या मिला 8V0 माइनस डेल्टा V बाय 2V0 प्लस डेल्टा V। क्या हम यहां से डेल्टा V निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V0, देख लो, कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें डेल्टा V मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ V0, डेल्टा V मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ V0। चलो खत्म करते हैं इसको, देखते हैं। ये हो गया 2, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, थोड़ा इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 2V0 प्लस डेल्टा V, ये हो गया 2, 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये हो गया 2, तो ये बन गया 4V0 प्लस 2 डेल्टा V इज इक्वल टू, इधर तो कुछ नहीं, इधर आ जाएगा 8V0 माइनस डेल्टा V, इसको इधर ले आइए, हो गया 3 डेल्टा V इज इक्वल टू 4V0। और व्हाट विल बी डेल्टा V,
4v0/3. So change in volume on either side, change in volume on either side of the piston will be same. कितना? 4v0/3. समझ में आया? So this is the way we could do so many questions. अब जो फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, ठीक है? ठीक है, खैर थोड़ा मुझे इस कैमरे को देखना है. We'll see to it. We'll see it again next class. ठीक है, we shall next class start with cyclic process. That will give rise to the concept of an engine. Engine कैसे चलता है? So we shall see again in the next class. तब तक के लिए जय हिंद.